भारतीय उद्योग के भीष्म पितामह नहीं रहे। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक श्रीमान रतन टाटा जी का कल रात को स्वर्गवास हो गया। जो लोग इनके बारे में जानते हैं वो लोग इनको याद कर रहे हैं और काफी मायूस और दुखी हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेलिब्रिटी सब, और हो भी क्यों ना, ये हमारे देश के राष्ट्र निर्माताओं में से एक हैं, जिन्होंने हमारी कंट्री की ग्रोथ में एक बड़ा महान योगदान दिया है। इन्होंने केवल दौलत नहीं कमाई, इन्होंने नाम कमाया, इज्जत कमाई और लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं कमाई। इनके महान योगदान को यूं शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक छोटी सी वीडियो है रतन टाटा और टाटा ग्रुप्स के लिए, ताकि उन लोगों को इनके बारे में पता चले जो लोग इनके बारे में नहीं जानते। 28 दिसंबर साल 1937 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने टाटा ग्रुप्स को साल 1962 में ज्वाइन किया। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इनके जो पिताजी हैं नावल टाटा जी, ये अडॉप्ट किए गए सन थे श्रीमान रतन टाटा जी के, जो इनके दादाजी हुए। और रतन टाटा जी के जो पिताजी हैं वो स्वयं जमशेद जी टाटा जी थे, जिन्होंने 1868 में टाटा ग्रुप्स की स्थापना की थी। टाटा ग्रुप्स के अंदर 30 के आसपास मेन कंपनीज आती हैं। इन 30 कंपनियों के भी सब ब्रांड्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 70 या 80 में जाती है। टाटा ग्रुप्स की अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जैसे कि ट्रेवल्स। इन सभी कंपनी और ब्रांड्स को जोड़ करके टाटा ग्रुप्स 370 बिलियन डॉलर की कंपनी बनती है। तो ये तो बेसिक सी बात रही रतन टाटा जी और टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई। अब अपन उन चीजों की बात करते हैं जिनकी वजह से वो महान माने जाते हैं। उनका जो चरित्र है वो प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। तो आइए थोड़ा पुराने समय की बात कर लेते हैं। देश को आजाद हुए उस वक्त 10 या 15 साल ही पूरे हुए थे जब उन्होंने टाटा ग्रुप्स की कमान अपने हाथों में ली। जब जमाना नेहरू, शास्त्री और इंदिरा का था, उस समय ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा कम था। इवन लिबरलाइजेशन भी काफी कम था, या फिर मैं सीधे तौर पे ये कहूँ कि ये सब था ही नहीं। इन तीनों शब्दों के मैं आपको फटाफट से मतलब बता देता हूँ। सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि अपने देश की कंपनी बाहर जाकर के ट्रेड करेगी किसी अन्य देश में, और बाहर के देश की कंपनी अपने देश में आकर के ट्रेड करेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता। लेकिन ये उस वक्त नहीं था, या फिर बहुत कम था। उस समय देश में निजी कंपनियां भी कम थी, यानी कि ये जो दूसरा शब्द है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण, ये काफी कम था। और गिनी चुनी नामी कंपनियां थी जो कि देश में व्यापार कर रही थी, जिसमें से रतन टाटा जी की टाटा ग्रुप्स भी एक थी। उस वक्त देश के अंदर इतनी लिबरलाइज्ड पॉलिसी भी नहीं थी, यानी कि उदारवादी नीति भी नहीं थी। जब भी किसी को कंपनी बनानी होती तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस से होते हुए गुजरना पड़ता। तो कुल मिलाकर के शॉर्टकट में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि उस वक्त किसी बड़ी नामी कंपनी को खड़ा करने का मतलब था कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर जाना। तो इतनी कठिन परिस्थिति में भी देश की इस कंपनी ने स्वदेशीपन नहीं छोड़ा। टाटा कंपनी देश की कंपनी बनी रही, स्वदेशी कंपनी बनी रही, कहीं विदेश जाकर के सेटअप नहीं हुई। देखने वाली बात है कि 1991 की न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी के पहले हमारे देश को कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड करने वाली अपने खुद के देश की कंपनी थी टाटा ग्रुप्स, जिस कंपनी में उस वक्त में रह रहे लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई। और जब 1991 में नई इकोनॉमी पॉलिसी आई, तब टाटा ग्रुप्स ने अपने मार्केट को ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के एक नए स्तर पर ले जाकर छोड़ दिया। देश के अंदर नवीनीकरण यानी कि इनोवेशन लाना, टेक्नोलॉजी लाना, ये सब टाटा स्टील ने बहुत ही बड़े पैमाने पे किया, या फिर टाटा ग्रुप्स ने बड़े पैमाने पे किया। देश में रह रहे हर वर्ग के लिए रतन टाटा जी ने उस वक्त काम किया, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो अमीर लोग हों, सबके लिए इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो था। इसके अलावा अगर मैं परोपकार की बात करूं तो मैं तो इनको सबसे बड़ा दानवीर मानता हूं पूरे देश का। जैसे कि उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को 231 करोड़ रुपए दिए, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स और वहाँ के भी प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी तरीके से एजुकेशन मिल सके। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को भी 416 करोड़ रुपए दान में मिले थे। इसके अलावा 2014 में आईआईटी बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दिए थे। इसके अलावा 4 साल पहले कोरोना महामारी के दौरान 1000 करोड़ की मदद पूरे भारतीय और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने करी थी। यहाँ पर लिखा है कि वो अपने संपत्ति का 66% व हिस्सा दान करते थे, इसीलिए तो उनको दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों में गिना जाता है। इन्होंने लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनियों को खरीद लिया। बताना चाहो तो इनके बारे में काफ़ी कुछ है। इनके जीवन से जुड़े कई सारे प्रेरणादायक किस्से हैं, जिसको अगर बताना चाहे तो काफ़ी समय लग सकता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ईश्वर इनको अपने चरणों में स्थान दे। खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने इनको ऐसे शब्दों में श्रद्धांजलि दी है जो कि नगण्य है। युगों युगों तक ऐसे व्यक्ति फिर पैदा नहीं होंगे
ये सिर्फ नाम से रतन नहीं थे, ये सच्चे मायने में कोहिनूर थे। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके शायद ही कोई हेटर होंगे। सभी लोग इनको पसंद करते थे, सभी लोग इनका सम्मान करते थे। इसी सम्मान भरी प्रार्थना के साथ धन्यवाद दोस्तों।